क्लियर है। चलिए, ओके। सो वेलकम ऑल गाइस। हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, मतलब हमारा जो प्रीवियस सेशन था जेई का फर्स्ट सेशन हमारा ऑलरेडी ओवर हो चुका था। सोम में हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं एंड हमने 10 से 12 क्वेश्चन पिछले सेशन में देखा था। आज हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। ये जूम सेशन हमेशा के लिए लाइव होने के लिए जा रहा है, ठीक है ना। और मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे साथ फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे जुड़ेंगे हमारे कोर्स में, ऐप में, उनको ये सेशन रिकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा साथ में। ठीक है। ये बहुत ही हेल्प वाला है आपके लिए। अभी तो एक ही सेशन मेरा यूट्यूब पे गया है। अभी कुछ सेशन यूट्यूब पे जाएगा, उसके बाद फिर यूट्यूब पे सेशन नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट हमारा ऐप में जा रहा है। ठीक है। बाकी हमारा जो अभी ये रिकॉर्डेड सेशन जाएगा, वो अगर कोई परचेस करना चाहता है तो वो बहुत ही नॉमिनल फी में मैं रखा हुआ हूँ। ₹99 में आपको अवेलेबल है अभी फिलहाल। ठीक है। बाकी हमारे साथ जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट डिले। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सी चीजों को देखा था। जैसे कौन कौन से 9-10 सवाल देखा था शायद ना, 10 सवाल था जो भी। तो हम डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के वगैरह के बारे में हमने ऑलरेडी देख रखा था। उसके बाद मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था पॉइजन रेशियो के बारे में, और थोड़े बीच में चीजें कट हो गई थी। तो देखो, पिछले क्लास में जो मैंने पॉइजन रेशियो के बारे में डिस्कशन किया था उसका रेंज बताया था आपको, -1 से 0.5। और ये जो -1 था वो कब हो रहा था, वो रियोफैटिक के लिए हो रहा था। ये रियोफैटिक मटेरियल के लिए होता है। एंड इवन दैट रियोफैटिक मटेरियल ये ह्यूमन टिश्यू को बोलते हैं। ठीक है। ये ह्यूमन टिश्यू को रियोफैटिक मटेरियल बोलते हैं। जब हम लोग बात करते हैं मेटल्स की, तो अगर आपका मेटल्स होगा तो किसी भी मेटल का जो पॉइजन रेशियो का रेंज होगा वो हमेशा 0 से 0.5 के बीच में होगा। ठीक है। बाकी ये कुछ कुछ चीजें थी और जो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले क्लास में ही बताया जब हम लोग ये सब चीजें देख रहे थे। खैर, हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। देखो, ये कितने सारे सवाल क्वेश्चन आया हुआ है। द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, ये तो पॉइजन रेशियो ही होता है, राइट। और एक चीज मैंने जैसे आपको बताया कि पॉइजन रेशियो जो होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ लेटरल स्ट्रेन, दैट इज नेगेटिव ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बता रहा था कि अगर म्यू नेगेटिव हो गया, तो अगर म्यू नेगेटिव हो गया इसका क्या मतलब होता है। देखो, जनरली होता क्या है, जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बताया कि अगर कोई डक्टाइल मटेरियल है, मतलब कोई भी नॉर्मल मटेरियल है, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल वायर है, अगर आप इसको खींचते हो दोनों साइड से, तो धीरे से क्या होगा, इसका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा और लंबाई बढ़ जाएगी, राइट। तो असल में हो क्या रहा है, इन जनरल क्या होता है आपका, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, आपका टेंसाइल होता है ना। और जो आपका लेटरल स्ट्रेन होता है, लेटरल स्ट्रेन की डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में होता है, राइट। डायमीटर के डायरेक्शन में होता है ना। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, कंप्रेसिव होता है इन जनरल। लेकिन अगर अगर मैं बोलूं कि म्यू का वैल्यू नेगेटिव हो गया, अगर म्यू का वैल्यू नेगेटिव हो गया, तो म्यू का वैल्यू नेगेटिव होने से क्या होता है कि अगर लेटरल स्ट्रेन कंप्रेसिव हो रहा है, अगर लेटरल स्ट्रेन कंप्रेसिव हो रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल भी कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी कंप्रेसिव हो जाएगा। अगर लेटरल स्ट्रेन आपका लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी आपका टेंसाइल हो जाएगा। ठीक है। अगर लेटरल स्ट्रेन आपका टेंसाइल तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी टेंसाइल। देखो, इन जनरल आपका दोनों अपोजिट नेचर का होता है, लेकिन अगर आपका पॉइजन रेशियो नेगेटिव हो गया तो इन दैट केस आपका लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, सेम नेचर के हो जाएंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी पूछा है। ठीक है। अभी आप जैसे जैसे मैं सवाल देता जाऊंगा आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे ऐसे। ठीक है ना। अब आप देखो इसका इंपॉर्टेंस, देखिए उड़ीसा लेक्चर में 2024 का सवाल है ये। देखो कहाँ कहाँ इसरो में पूछा है, बीएसएससी में पूछा है, एसएससी के में पूछा है, एनडीसी में पूछा है। भाई आपको ये बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है ये हमारा पूरा सेशन। आइए आते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन अ कॉलम व्हेन द लोड इज सडनली अप्लाइड, जब आपका लोड सडनली अप्लाइड होता है। देखो, तो मैंने आपको बताया था सडन लोड वाला केस, एक आपको बताया था इम्पैक्ट लोडिंग, एक होता है इम्पैक्ट लोड के कारण स्ट्रेस आना, इम्पैक्ट लोड के कारण स्ट्रेस आना।
एक होता है आपका ग्रेजुअल लोड के कारण स्ट्रेस आना, ग्रेजुअल लोड के कारण स्ट्रेस आना। ठीक है। तो जब आपका ग्रेजुअल लोड के कारण स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस कितना बनता है आपका, ये सवाल क्या पूछा है। द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन अ कॉलम व्हेन द लोड इज अप्लाइड इक्वल टू, देखो ये सवाल थोड़ा सा मतलब आप बोलो कि उल्टा ही दिया हुआ है। ठीक है। क्यों दिया हुआ है ये उल्टा सवाल, क्योंकि ये पूछा मैक्सिमम स्ट्रेस है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में स्ट्रेस का फॉर्मूला है ही नहीं, ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है। ये सारे जो आपके फॉर्मूला दिए हुए हैं ना, ये डिफ्लेक्शन के फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है। तो ग्रेजुअल लोड के कारण भी स्ट्रेस आएगा और इम्पैक्ट लोड के कारण भी स्ट्रेस आएगा। ये इम्पैक्ट लोड क्या होता है, अगर ऑल ऑफ सडन कोई चीज अचानक से किसी के ऊपर गिरा दिया गया, मान लो आपका कोई बीम है, बीम के ऊपर अचानक से कुछ गिरा दिया गया, तो वो डेट इज इम्पैक्ट लोड। और ग्रेजुअल लोड मतलब धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, अगर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर धीरे धीरे जब स्ट्रेस लगता है किसी भी स्ट्रक्चर में, तो वहां पे जो डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिफॉर्मेशन ड्यू टू ग्रेजुअल लोड। ठीक है। डिफॉर्मेशन ड्यू टू ग्रेजुअल लोड जो होता है WL/AE, जो आप लोग W यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, वो लोड है जो आप लोग पढ़े PL/AE, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पढ़ा ना आपने थर्ड सेमेस्टर में। तो वो ये फॉर्मूला पढ़ा, ये किसके लिए था, आपका ग्रेजुअल लोड के लिए था। लेकिन अगर वहीं आपका बोल देगा डिफॉर्मेशन ड्यू टू, वहीं अगर आपका बोल देगा डिफॉर्मेशन ड्यू टू इम्पैक्ट लोड, ठीक है, तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो हो जाता है आपका 2WL/, ठीक है ना। बस इतना ही अंतर है, आपको ये याद रखना है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर 2WL/A ही तो हो रहा है, लेकिन ये स्ट्रेस बोल तो रहा है स्ट्रेस, बट सारे ऑप्शन डिफ्लेक्शन के हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे, मार्क्स टू ऑल टाइप से है। ये क्वेश्चन ही शायद गलत आया हुआ था, और बहुत से आंसर इसमें जो है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत दिए गए। तो मैं आपको उसी हिसाब से बताऊंगा ताकि आपको दिक्कतें ना आए जब आप इसके बुक को सॉल्व करो अपने से। चलो यहाँ देखो, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ मेंबर इज गिवन बाय, देखो अब यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी के बारे में बातें हो रही हैं। तो ये स्ट्रेन एनर्जी क्या होता था, याद है आपको, स्ट्रेस स्ट्रेन। ये था आपका स्ट्रेन, या था आपका स्ट्रेस, और ये आपका ऐसा जाके ये किसके लिए ग्राफ था स्ट्रेस स्ट्रेन का, ये था आपका माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है। तो देखो स्ट्रेन एनर्जी होता क्या था, यहाँ पे आपका जो बताया गया है इनटू वॉल्यूम, सॉरी ये गलत, ये आंसर ही नहीं है इसका, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखो जब हम लोग स्ट्रेन एनर्जी का बात करते हैं, ठीक है, तो जब आपका स्ट्रेन एनर्जी का बात होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है। इसका फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, इसको आप देखो अगर दूसरे तरीके से याद करने की कोशिश करो, तो स्ट्रेस को आप क्या लिखोगे, सिग्मा लिखोगे, एंड स्ट्रेन को आप क्या लिखोगे, याद करो। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या था, सिग्मा अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता था, है ना। तो अगर आप स्ट्रेन को लिखोगे तो स्ट्रेन को यहाँ से क्या लिखोगे, सिग्मा अपॉन ई लिखोगे, है कि नहीं। ये एप्सिलन क्या है आपका, ये एप्सिलन है बाबू, ठीक है ना, ये एप्सिलन स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर यहाँ पे पुट कर दूं स्ट्रेन की जगह पे, तो ये सिग्मा अपॉन ई हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2। तो आप ये भी याद रखना कि स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। यहाँ पे ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या दिया हुआ है। ओके मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला होना चाहिए था 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। देखो अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन आएगा, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम भी तो हो सकता था सर। तो भाई साहब देखो, जब हम लोग बात करते हैं सिग्मा स्क्वायर बाई 2E का, तो ये आपको बताता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या बताता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
अब यहाँ पे पूछा क्या है, ध्यान से देखना इस चीज को। यहाँ पे पूछा है स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी पूछा है, लेकिन ये फॉर्मूला किस चीज का है, ये फॉर्मूला है आपका स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। तो अगर मुझे टोटल स्ट्रेन एनर्जी बताना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए आंसर में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होते होगा। देखो दोनों बहुत ही क्लोज ऑप्शन थे, इसलिए आंसर इसका सी होगा, डी नहीं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, बताते चलना भाई साहब, जो लोग लाइव हैं। आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे ही भाग जाते हैं। चलो कोई नहीं, जिसको समझ में आ रहा है उस समझ में उसी को आएगा जो पहले से पढ़ा होगा है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है सीधा से मतलब है पढ़ाई नहीं हुई है। चलो स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में अगर हम लोग बात करें कि स्ट्रक्चरल स्टील का पॉइजन रेशियो क्या होता है, देखो यहाँ पे ना आपका मैं स्टील का ही आपका अलग अलग रेंज में पॉइजन रेशियो आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे पॉइजन रेशियो पूछा किसका है, स्ट्रक्चरल स्टील का पूछा है ना। तो बेसिकली जब आप इसका पॉइजन रेशियो देखते हो तो स्टील का पॉइजन रेशियो आपके अलग अलग रेंज में आता है। जैसे स्टील का है, तो स्टील का जब पॉइजन रेशियो हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले बताएंगे कि स्ट्रक्चरल स्टील का पॉइजन रेशियो क्या होता है। तो स्ट्रक्चरल स्टील का पॉइजन रेशियो आपका होता है 0.3। लेकिन कब होता है ये, जब लोग इलास्टिक रेंज में बातें करते हैं। जब हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील का पॉइजन रेशियो इलास्टिक रेंज में बात करेंगे 0.3 बोलेंगे। और जब हम लोग प्लास्टिक रेंज में बात करेंगे तो वही स्ट्रक्चरल स्टील का पॉइजन रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। अब देखो, जानकारी तो मैंने आपको दो डाटा का दे दिया कि स्ट्रक्चरल स्टील का ही पॉइजन रेशियो 0.3 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है। अब ऑप्शन में कुछ नहीं बोला है, और ऑप्शन में 0.3 भी है और 0.2 भी है। तो अनटिल अनलेस आपको जब तक प्लास्टिक रेंज स्पेसिफाई नहीं किया जाए तब तक आप प्लास्टिक रेंज कंसिडर नहीं करोगे। इन जनरल हम लोग हमेशा इलास्टिक रेंज का ही पिक करेंगे, तो आंसर यहाँ पे 0.3 होना चाहिए। ठीक है, देखो बाकी डाटा यहाँ पे कुछ कुछ चीजों का दिया हुआ है, जैसे कास्ट आयरन का 0.2 से 0.3 के बीच में होता है, रॉट आयरन आपका 0.30 होता है। अब बात देखो, स्टील जब मैं आपको पढ़ाया था, जब आपको मैंने ये पढ़ाना शुरू किया था होम, तो वहां पे मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में बताया था ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो अलग अलग परसेंटेज, देखो स्टील में कार्बन भी होता है पता है ना। तो अलग अलग परसेंटेज ऑफ कार्बन से अलग अलग आपके क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील बनते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन की मतलब। ठीक है ना। तो जब हम लोग रॉट आयरन बोलते हैं तो रॉट आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज होता है दैट इज लेस देन 0.1%। ठीक है। अगर हम लोग जैसे हाई कार्बन स्टील का बात करेंगे तो यहाँ पे हाई कार्बन स्टील, अगर मैं बात करूं हाई कार्बन स्टील का, तो हाई कार्बन स्टील का जो परसेंटेज होता है दैट इज 0.55 टू 0.95%। ठीक है। और अगर मैं नॉर्मल कास्ट आयरन का बात करूं, जैसे ये कास्ट आयरन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो ये है तो एक ही क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बहुत सी चीजों को आपको बता रहा हूँ। तो कास्ट आयरन का अगर मैं परसेंटेज ऑफ स्टील का बात करूं तो कास्ट आयरन का परसेंटेज आपका 2 से 4% होता है, 2 to 4%। अब ये ऐसे डाटा हैं जो आपको याद रखना। तो जो भी सेशन आप या तो हमारे रिकॉर्डिंग सेशन में देख रहे होगे या तो यूट्यूब पे देख रहे होगे, और अगर आप हमारे साथ अभी लाइव में जुड़े हुए हो तो आप क्या करना ना, मेरा ये सेशन डेली आने हैं। तो आप एक कॉपी बना लेना अलग से, और जो भी मैं अलग से डाटा बताऊं वो आप अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट्स की तरह बनाया करो। ठीक है। और साथ साथ में ये क्वेश्चंस वापस से अपने बुक में लगाया करो। ये बुक ऑर्डर कर लो या फिर पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है। चलो ओके, तो अभी नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो ये क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन। बहुत ही सिंपल सा बात है, क्या होता है ये क्या चीज का डिफिनेशन बोल रहा है, द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन डेल्टा एल बाय ओरिजिनल डायमेंशन दैट इज एल। ये क्या होता था, स्ट्रेन होता था राइट। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसके हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं।
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? अब देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग क्या बोलते थे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ई, ये क्या होता था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो होता था, है कि नहीं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी स्ट्रेस है, यहाँ भी शियर स्ट्रेस है, यहाँ शियर स्ट्रेन। अब भाई साहब, आप किसको बोलोगे? अगर आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से याद रखोगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको याद हो, तो हम लोग ई पढ़े थे, ये जो पढ़े थे ये लीनियर के केस में पढ़े थे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता था, वो लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन होता था। और इसी को हम लोग यंग्स मॉडुलस के नाम से भी जानते थे। ठीक है। दूसरा आपका था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग के बोल रहे थे। वहां पे जो हम लोग स्ट्रेस का बात करते थे, वहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का बात करते थे। कौन सा स्ट्रेस का बात करते थे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नहीं, ये आपका था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और एक आपका था जी। जी को क्या बोलते थे हम लोग? शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जी क्या था? शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और वो वहां पे आपका जो स्ट्रेस होता था, वहां पे हम लोग बोलते थे शियर स्ट्रेस डिवाइडेड अपॉन शियर। ठीक है ना? तो यहाँ पे जब हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का बात कर रहे हैं, तो शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन तो नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर ये आपका हो जाएगा शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। ठीक है। चलो, अब देखो, ये जेएसएससी जेई में पूछा हुआ था 4 तारीख से, देख रहे हो? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाओ, क्या क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 पे आता है। ये बोल रहा है डैश स्ट्रेस इज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया दैट थाउजेंड ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ कब होगा, आप बताओ? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया का बात कर रहा है, इसका मतलब कि ये किसी ना किसी स्ट्रेस का बात कर रहा है, राइट? अब ये कौन सा स्ट्रेस है जो कि लेंथ को बढ़ाता है? कंप्रेसिव स्ट्रेस तो घटाएगा यार। शियर स्ट्रेस में तो लेंथ का कोई जिक्र होता नहीं है। नहीं। अब देखो, में वर्टिकल स्ट्रेस का भी बात हो सकता है, और टेंसाइल स्ट्रेस का भी बात हो सकता है। लेकिन तुम ध्यान से देखो, वर्टिकल स्ट्रेस किसको कहेंगे? इसको बोलेंगे वर्टिकल स्ट्रेस, नहीं? तो क्या सिर्फ वर्टिकल स्ट्रेस, बट क्या ऐसा स्ट्रेस लगेगा इस डायरेक्शन में तभी लंबाई बढ़ेगी? ऐसा तो नहीं है। अगर मान लो ये कोई रॉड है, और अगर स्ट्रेस का डायरेक्शन ऐसा हुआ, लॉन्गिट्यूडिनली हुआ, उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग हुआ, तो क्या हो जाएगा? लंबाई बढ़ेगी इसकी? नहीं, लंबाई तो बढ़ेगी, है कि नहीं? डेल्टा एल इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है। चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? जो भी लोग लाइव हैं, कौन है लाइव? एक ही बच्चा बचा है, बाकी भाग गया सर। चलो, वेरी गुड। आशीष बाबू, सो गए या फिर लाइव हो आप? ये लाइव है सर। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन। समझ में आ रही है चीजें? पढ़ा पढ़ा हुआ है ये चीजें? यस सर। चलो, नहीं पढ़ा हुआ है तो बहुत सी चीजें आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ टॉपिक्स को। ठीक है। अब देखो, यस। जो मेरा पिछला सेशन अगर आप देखे होगे, तो मैंने पिछला सेशन में आइसोट्रॉपिक बताया था, होमोजेनियस बताया था, ऑर्थोट्रॉपिक बताया था, याद है? पिछला सेशन नहीं देखे थे? पिछला सेशन देखना चाहिए था। नो सर, पिछला सेशन तो नहीं देखे थे, आज ही हमको आए। कोई नहीं, कोई नहीं, अब रेगुलर रहना है, और अपने दोस्तों को भी बोलना है, ठीक है, रेगुलर रहने के लिए। यस यस। लाइव आओगे, बहुत सी चीजें इंटरेक्शन करोगे मेरे से, तो बहुत सी चीजें सीखोगे। चलो देखो, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है कि इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। भाई साहब, मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आप फुटबॉल के अंदर सेंटर पे चले जाओ, और सेंटर से हर डायरेक्शन में घूमो, आठों दिशाओं पे हैं, सब जगह घूरो आप, और जिस डायरेक्शन में जाओ सब जगह आपको एक ही जैसा प्रॉपर्टी मिले, तो उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब हुआ? कि सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। क्या बोला मैंने? सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है।
उसके बाद मैंने आपको और क्या बताया था, होमोजीनियस। कोई भी मटेरियल होमोजीनियस है ये कब बोलेंगे? होमोजीनियस की तो आप बचपन से सुनते आए हो नहीं, कि अगर आप फुटबॉल के हर कोना में चले जाओ, फुटबॉल के हर कोना में चले जाओ, हर जगह पे चले जाओ, और हर पॉइंट में आपको एक ही जैसा प्रॉपर्टी मिले, नहीं, सेम प्रॉपर्टी एट एवरी पॉइंट, है कि नहीं? सेम प्रॉपर्टी एट एवरी पॉइंट और क्रॉस सेक्शन, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? होमोजेनियस बॉडी। एक आपको और यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, ऑर्थोट्रॉपिक। ऑर्थोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? जैसे आइसोट्रॉपिक में हम लोग हर डायरेक्शन में घूम रहे थे ना, आप क्या करो, फुटबॉल के अंदर चले जाओ और कोई भी तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन पकड़ लो, कोई भी तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एट अ टाइम, सिर्फ तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन पकड़ना है, एक्स, वाई, जेड, ठीक है ना? और अगर आप तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हो, अगर आपका जो प्रॉपर्टी है वो सेम हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? ऑर्थोट्रॉपिक बोलेंगे। तो क्या सिर्फ ऐसा ही डायरेक्शन नहीं, आपका डायरेक्शन जब आप किसी, जैसे फर्स्ट इंस्टेंट पे आप पकड़े तो आप जो तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन था ऐसा पकड़िए, ऐसा भी पकड़ सकते थे, नेक्स्ट टाइम में जब आप पकड़ो तो ऐसा पकड़ो, ये आपका एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। तो जब भी आप देखना, ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हो, तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन को पकड़ना है, और उन तीनों पार्टिकुलर डायरेक्शन में देखना है कि प्रॉपर्टी सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो हम लोग बोलेंगे ऑर्थोट्रॉपिक है। अब यहाँ सवाल बोल क्या रहा है? बोल रहा है इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑन ऑल डायरेक्शन। भैया ऑल डायरेक्शन में क्या होता है? आइसोट्रॉपिक होता है। तो इसका आंसर कहाँ गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइसोट्रॉपिक, ठीक है। चीजें क्लियर हुई? ये जो मैंने अभी बताया कौन कौन सा प्रॉपर्टी, आइसोट्रॉपिक, होमोजेनियस एंड ऑर्थोट्रॉपिक, आशीष बाबू। यस सर। देखो लाइव है तो इंटरेक्शन करना है, तब तो क्लियर होगा ना, तभी तो फायदा होगा, नहीं तो फिर ये जिम सेशन करने का क्या मतलब है? मैं तो रिकॉर्डिंग कभी नहीं करके डाल देता, फिर एक फिक्स शेड्यूल यस। से कोई मतलब नहीं रहता है ना। तो देखो ये कहाँ पूछा है, देख रहे हो बाबू? यूपीएससी ईएसआईसी, अभी तक का, जहां तक मुझे याद, यूपीएससी ने जेई का सवाल, जेई का वैकेंसी सिर्फ एक ही बार लाया था 2023 में, और वही चीज जो है ना, देखो 2023 में पूछा है ये। देखो आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां पे पूछा हुआ सवाल है। तो ये छोटे छोटे चीजों को, कॉन्सेप्चुअली चीजों को भी पूछा जाता है, ठीक है ना। वैसे अभी तो ये बहुत ही यस। छोटी छोटी चीजें पूछी जा रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगर लिखना हो कभी तो हमारा रिकॉर्डिंग सेशन आप देखना, वहां पे ये सारी चीजों को लिख लेना, ठीक है एक बार। यस। अभी अगर यस। आप लिखने के लिए बैठोगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। हम्म। यस। चलो आगे यूट्यूब में बढ़ते डाल हैं। दिया मैंने। अभी तो ये यूट्यूब पे रहेगा, हमारे साथ जो फोर्थ सेमेस्टर का जो कोर्स है ना, सिविल का, जी सर। फोर्थ सेमेस्टर का जो हम्म। सिविल का कोर्स है उसके साथ ये फ्री है। बाकी अगर कोई फोर्थ सेमेस्टर में नहीं है, जो डिप्लोमा पास आउट है, या फिर जो हमारे साथ प्रैक्टिस सेशन में सिर्फ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ₹99 में ये वहां पे अवेलेबल करा रहा हूँ ऐप में, ठीक है। वैसे अभी का जो ये यस। सेशन है आज वाला, ये आज वाला भी यूट्यूब पे मैं डाल दूँ, ठीक है ना। अब देखो ये जेएसएससी में सवाल यस। पूछा होगा, देखो क्या पूछा है जेएसएससी में। विच प्रॉपर्टी ऑफ स्टील मेक्स इट सुटेबल फॉर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर? बताओ, अगर आप कहीं अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? मतलब कि आपका भूकंप आए और आपका बिल्डिंग या स्ट्रक्चर जो है भूकंप को झेल ले, है कि नहीं? यस। तो यस। भूकंप को झेल लेगा, कब झेलेगा? जब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो थोड़ा, क्या? हम्म। तभी तो वो झेलेगा यस। ना। अब देखो उस हिसाब से अगर आप सोचो तो डक्टिलिटी भी हो सकता है, इलास्टिसिटी भी हो सकता है, इलास्टिसिटी नहीं? भी हो सकती है। यस। यस। हम्म। लेकिन अगर इसका सही आंसर का बात किया जाए तो ये कॉन्ट्राडिक्टेड आंसर है। आंसर वहां पे जेएसएससी वालों ने डक्टिलिटी माना था, बट कई लोगों का कहना था कि सर इसका आंसर तो इलास्टिसिटी होना चाहिए ना असल में।
ठीक है, यस। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ा। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर इलास्टिसिटी है, बट यहाँ पे इन्होंने भी दिया हुआ है डक्टिलिटी। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड जी। बुक को फॉलो करो, तो स्टैंडर्ड बुक में अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, वो बोला गया है कि हमारा जो स्टील होना चाहिए वो डक्टाइल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जब यस। आपके एग्जाम में आएगा आप कभी तो सामान्य। डक्टाइल ही मारना। कंफ्यूजन आपको डक्टिलिटी और इलास्टिसिटी में होगी बट। ठीक है, चलो यस। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है। द नेकिंग इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल एट द, कहाँ होता है नेकिंग? नेकिंग कहाँ होता है पता है? ये नेकिंग कहने का क्या मतलब हुआ? देखो, मान लो कोई आपका वायर, ठीक है, अब इस वायर को आप क्या करोगे ना, खींच रहे हो, इधर से भी खींच रहे हो, इधर से भी खींच रहे हो। तो आप इमेजिन करो, जब ये टूटेगा तो कैसा टूटेगा? कप एंड कोन फेल्योर होगा। पहले। यहाँ पे जो फेल्योर होगा ना, ये थोड़ा मोटा बन गया गलती से। आप जब देखोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा होके ऐसा फेल करेगा, करेगा यस सर। ऐसे ही फेल करेगा ना, यहाँ पे जब फेल करना रहेगा उसको तो, है कि नहीं? हम्म। तो यस। ये क्या हो यस। रहा है, आपका देखो गर्दन कैसा होता है, जिस तरह से बगुला का गर्दन होता है वैसे ही एकदम पतला नहीं हो गया? तो ये कब फॉर्म हम्म। होता है ये पूछना चाह रहा है ये। अगर आप माइल्ड स्टील का ग्राफ देखोगे ना, जो मैंने बताया अभी, फिर से मैं बता रहा हूँ, माइल्ड स्टील का ग्राफ कैसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा जा रहा था, यहाँ पे ऐसा हो रहा था, ये ऐसे होके ऐसे हो रहा था, नहीं? तो यहाँ पे आपका पहले आ रहा था प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर आता था इलास्टिक लिमिट, फिर आपका प्लास्टिक आ रहा था लिमिट। अपर यील्ड अपर यील्ड पॉइंट, फिर आ पॉइंट। रहा था लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर। यहाँ हाँ, ये आपका पूरा प्लास्टिक जो था, मैंने पिछले सेशन में भी ये यस। बताया। और इससे पहले यस। जितनी भी चीजें हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको इलास्टिक जोन बोलते हैं, है ना? और फिर यस सर। यहाँ के बाद से क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग होने लगता है। इस वाले को क्या बोलते हैं? यस। स्ट्रेन हार्डनिंग स्ट्रेन। जोन। स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है। अब देखो, जब आपका स्ट्रेस बिल्कुल एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो यहाँ के बाद से क्या होता है, नेकिंग फॉर्म होने लगता है। यहाँ के बाद से यस। नेकिंग फॉर्म होने लगता है और वहां से फाइनली नेकिंग। जाके आपका फेल हो जाता है। ये होता है आपका फेल। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। तो बोलता है कि द नेकिंग इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल बिगिंस, कहाँ से बन रहा है? अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट तो यही है ना, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्टीमेट यस। स्ट्रेस पॉइंट। तो जब देखो ये सारी चीजें मैं कितने डिटेल में बता रहा हूँ, देख रहे हो? अब बताओ, इतना मेहनत करने के बाद भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो थोड़ा अपने दोस्तों को बताओ यार, ये कितना फायदेमंद सेशन होने जा रहा है हम लोगों में। तो कहाँ यस। गया जी? अपर हिल पॉइंट मत मार देना गलती से, ठीक है, अल्टीमेट पॉइंट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है ये। द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील। देखो अभी हमारा 10 से 15 क्वेश्चन स्टार्टिंग में लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, क्वेश्चन रिपीटेड होते जाएगा, सेम टॉपिक का चीजें मिलती जाएंगी और सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, तो वो सब हम लोग स्किप कर जाएंगे। ठीक है, अभी आप ये मत सोचना कि सर 10 ही यस। क्वेश्चन हो पाया सर। भाई अभी 10 क्वेश्चन इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बहुत सारे इंस्टेंस दे रहा हूँ आपको एक साथ। तो जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन गैदर होती जाएगी, आप स्पीड अपने आप बढ़ता जाएगा हमारा क्लास का, ठीक है? और वैसे तो कोई मैं यस। बकेटी वाली बातें कर नहीं रहा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहा हूँ यार। वन। देखो, द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील टू दैट ऑफ माइल्ड स्टील इज। अब ये क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील टू दैट ऑफ माइल्ड स्टील। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो ये देखो ये सब वैल्यू ऐसा है जो आपको एकदम बिल्कुल रट्टा मारना। तो आप इसका रट्टा सीधा सा मार लोगे, ठीक है ना? इसका आंसर क्या दिया हुआ है यहाँ पे? क्या आंसर नहीं दिया क्या? कितने नंबर क्वेश्चन है? खैर जो भी है, चलो हम लोग आते हैं तो थोड़ा डिस्कशन 20। करते हैं।
क्या बोल रहा है ये, यंग्स मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील टू दैट ऑफ माइल्ड स्टील। अब ये यंग्स मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर आप बात करोगे ना, तो आपको याद है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील हम लोग कितना लेते हैं। मैंने जब फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना लिया जाता है। स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, 2 × 10⁻⁵ मेगा पास्कल होता है, याद रखना है ये। ठीक है। यस। और यस। जब हम लोग ये क्या है, ये ई फॉर क्या है ये, दिस इज ई यंग फॉर मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलो या यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलो। ठीक है। उसके यस। बाद जैसे आता है आपका सीयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सीयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का दूसरा नाम क्या है, और इसको क्या किस नाम से जानते थे यार, इसको बोलते थे रिजिड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। इसको यस। रिजिड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको जी से इंडिकेट करते थे। इसका जो वैल्यू होता है, ये भी पूछा हुआ सवाल है, 0.69 × 10⁵ मेगा पास्कल। अब पिछले क्लास में मैं ये भी बताया था, 1 मेगा पास्कल मतलब कितना होता है, 1 न्यूटन पर mm²। रिटर्न पर। हाँ, और यस। 1 मीगा जब हम लोग बोलते हैं तो वो क्या होता है, 10⁻⁶ होता है। बहुत सी जानकारियां दे दी थी भाई। अब सवाल आ रहा है, हाई टेंसाइल स्टील माइल्ड स्टील। भाई साहब देखो, हाई टेंसाइल स्टील बोले चाहे माइल्ड स्टील बोले चाहे जैसा भी स्टील बोले, आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज नहीं होगा। तो ये वैल्यू कितना नहीं। होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब ये मतलब ट्रिकी सवाल था असल में, ये क्या था आपका, ट्रिकी सवाल। नहीं, आगे बढ़े। यस। यस। चलो 3 4 मिनट अभी और बचा है तो हम लोग, तुम क्या सवाल, और ये 20 नंबर कहाँ है, इसका आंसर नहीं दिया था क्या, अच्छा यहाँ दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, खैर जो भी है। कितना लिया यस ये, सर, 1 दिया हुआ। यूनिट। चलो ठीक है। तो यूनिट ऑफ हम्म। स्ट्रेंथ, इसके आंसर जब आप बुक लगाओगे ना, इसके आंसर पे ब्लाइंडली क्लिक मत करना, बहुत सारा आंसर कुछ इसमें गलत भी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारा नहीं, कुछ कुछ है। ठीक है, तो वो वेरीफाई यस करवा सर। लेना मेरे से एक बार। यूनिट ऑफ स्ट्रेन बताओ, स्ट्रेन क्या होता है जी, डेल्टा एल नहीं बाय एल सर। होता है ना। क्या इसका कोई एल। स्ट्रेन यूनिट यस था, सर। अबे नो नहीं यूनिट सर, था। यूनिट लेस। अच्छा, दैट्स यस। इट। अब ये सब चीज पे हम लोग को ज्यादा समय नहीं देना है, आगे बढ़ो। बोल रहा था यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट, बताओ इलास्टिसिटी कांस्टेंट किसको बोल रहे थे, ई हो गया, के हो गया, जी। जी हो गया, ये सब क्या है, जी। इलास्टिसिटी कांस्टेंट। जी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलो यहाँ पे जब मैं ये लिख दिया तो उसका रिलेशन भी लिख देता हूँ। इक्वल्स टू क्या होता था, 2g × 1 + म्यू, ई इज इक्वल्स न्यू। टू 3k × 1 - 2 म्यू, ये सब रिलेशन था, याद है। टू। म्यू इज यस सर, इक्वल्स फर्स्ट टू सेमेस्टर में था सर। 9 kg/3k मैंने के प्लस जी जी। अपन थ्री। हाँ जी। यस। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जब हम लोग बात भी करते हैं तो ई होता क्या है, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, होता है ना। अपन स्ट्रेन। अब यस स्ट्रेन सर। तो कोई यूनिट है नहीं इसका, तो जो भी ई यूनिट का, लेस। जो भी स्ट्रेस का होगा वही ई का हो जाएगा, तो भाई स्ट्रेन देखो कहाँ वही है, होगा। न्यूटन। खत्म। न्यूटन का। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। देखो ये सवाल, dash is the property of the material undergoes deformation at constant stress, deformation at constant stress over a period of time। टाइम के साथ बोल रहा है कि टाइम के साथ आपका क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्ट्रेस आ रहा है, डिफॉर्मेशन एट स्ट्रेस। कांस्टेंट स्ट्रेस। तो भाई साहब जब मैं आपको बता रहा था अभी आरसीसी, या फिर जब मैंने आपसे सोम में भी डिस्कस किया, तो एक वर्ड डिस्कस किया था आपसे, क्रिप। याद है क्रिप क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका कोई बिन है ऐसा लटका हुआ। ठीक है, अब इसका अपना क्या होगा, अपना कोई सेल्फ वेट होगा इसका, इसका अपना कोई यस सर। सेल्फ वेट होगा। तो इसका अपना सेल्फ वेट के कारण धीरे धीरे क्या होगा, इसमें इलोंगेशन आएगा, आएगा ना। तो अपने सेल्फ वेट, ये वेट कैसा है, ये तो कांस्टेंट वेट है ना, ये तो कांस्टेंट लोड है, ये तो कांस्टेंट स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। तो कांस्टेंट स्ट्रेस के कारण जो आपका टाइम के साथ डिफॉर्मेशन आता है, दैट इज कॉल्ड क्रिप। ठीक है, तो ये आप याद यस रखना। सर। तो द प्रॉपर्टी मैटेरियल क्या है, अंडरगोज द स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, टाइम के साथ।
तो ये क्रीप होता है। खैर, हमारा सेशन अब यहीं पे एंड होगा कुछ सेकंड्स में। होपफुली आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहा। 10 बजे हम लोग रोज मिलेंगे, अपने दोस्तों को लाइव में बुलाया करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। ठीक है आशीष बाबू, कुछ सेकंड्स में ये सेशन ओवर हो जाएगी।